हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मारवा हाउस में मौजूद लोग पूरी रात जागने के बाद आज पूरा दिन सोए हुए थे। जो लोग पूरी रात मारवा हाउस में मौजूद थे वह इसलिए सोए हुए थे क्योंकि पूरी रात जाग कर उन्होंने मारवा हाउस की सुरक्षा की थी, और जो लोग मारवा हाउस में नहीं थे वह मारवा हाउस लौटने के बाद इसलिए सोए हुए थे क्योंकि अपनी जगह बदलने के कारण उन्हें अच्छी नींद नहीं आई थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो अपने काम को लेकर बहुत ही नियमित और सतत थे। चिराग मेहता दोपहर के 12 बजे ही जाग गया था और ऑफिस के लिए निकल गया था। इसके अलावा भूमि भी अपने पुलिस हेडक्वार्टर को मिस कर रही थी। पिछले 7-8 दिनों से वह छुट्टियों पर थी, इसलिए आज वह हर हाल में ज्वाइन कर लेना चाहती थी। इसलिए वह भी 11 से 12 बजे तक ही अपनी नींद लेकर हेडक्वार्टर के लिए रवाना होने की तैयारी में लग जाती है। इसके अलावा कौटिल्य भी पहली गहरी नींद लेने के बाद सो नहीं पाता। उसके दिमाग में हर वक्त बीती रात घूम रही थी। अंत में वह भी उठ बैठता है और अपने काम पर लग जाता है। वह जाकर परशुराम सूर्यवंशी का दिया हुआ लैपटॉप उठाकर उसकी स्क्रीन को खोल लेता है, फिर उसके पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश में लग जाता है। बीती रात जो कुछ भी हुआ उसका कारण प्रीति नहीं जानती थी, और ना ही वह कभी अनिका से यह पूछने की कोशिश करने वाली थी कि यह सब क्या था और क्यों हुआ। प्रीति अपनी जगह पर अनिका को लेकर एकदम स्पष्ट थी, इसलिए वह अनिका से कभी भी नहीं पूछती थी कि उसके साथ यह सब क्यों होता रहता है। उसका अटूट विश्वास था कि उसकी दीदी एक अच्छी इंसान है और इस धरती पर खास में से एक है। वह जो भी करती है सही करती है। अगर वह किसी बात की जानकारी उसे नहीं देना चाहती तो प्रीति के लिए वह सबसे अच्छा होगा, और अगर कोई बात जानने लायक होगी तो वह खुद उसे बता देंगी। इसलिए वह सिर्फ उतना ही काम करती थी जितना अनिका उसे कहा करती थी। इसलिए मारवा हाउस में घटने वाली यह घटनाएं उसकी बेचैनी का कारण बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बेचैनी का कारण था उसका मजबूरन ओमकार से दूर होना। कुछ देर की गहरी नींद के बाद अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। उसके बाद लाख कोशिश करने पर भी वह सो नहीं पाती। अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलती रहती है और फिर अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह धीरे से बाहर निकले आंसू कब कब में उसके फूट फूट कर रोने में बदल जाते हैं। यह उसे खुद भी पता नहीं चलता। जिस तकिए में मुंह छुपाकर वह रो रही थी वह भी आंसुओं से पूरा गीला हो जाता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। वह अपनी तकलीफ ना किसी को बता सकती थी, ना ही किसी को दिखा सकती थी। यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी के 2 खास लोग भी उसके इस दर्द में साझी नहीं हो सकते थे। काफ़ी देर तक अपनी तकलीफ को आंसुओं में बहा देने के बाद प्रीति तय करती है कि वह अपनी ज़िंदगी में अपने बाकी सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। वह अपना पूरा ध्यान चिकित्सा क्षेत्र पर लगा देगी। ओमकार अपने माता पिता के साथ खुश रह सके, इसी में प्रीति की भी खुशी थी। इसलिए वह खुद को समझाती है कि उसे अपना दिमाग दूसरे कामों में लगाना चाहिए। इसलिए वह बिस्तर से उठ खड़ी होती है और फ्रेश होकर तैयार हो जाती है। फिर शीशे के आगे खड़े होकर खुद से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना है, तुम्हें बिल्कुल भी खाली नहीं रहना है। तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ काम करना है और किसी न किसी से कुछ ना कुछ बातें करते रहना है। जिंदगी में सुख हो या दुख वह स्थायी नहीं है। ओमकार के साथ अब तक का जितना भी साथ रहा वह बेहद सुहावना रहा, लेकिन बीती हुई जिंदगी की अच्छी चीज़ों को याद करके आगे आने वाली जिंदगी को बुरा कर देने में कौन सी समझदारी है। भला ऐसा ज्ञान तुम्हें किस महापुरुष ने दिया है। चलो प्रीति, अब समझदार लोगों की तरह काम पर लग जाओ। यह सब सोचकर वह जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकल कर नीचे आती है तो उसकी नज़र भूमि पर पड़ती है। भूमि को देखकर वह झट से कहती है, भूमि दी। भूमि प्रीति को देखकर अपनी जगह पर रुक जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तुम्हें भी नींद नहीं आई। फिर छेड़ते हुए उसे आगे कहती है, जरा बताओ तो सही, इतना सज सवर कर कहाँ चली। अब मुस्कुरा कर प्रीति कहती है, क्या आप हेडक्वार्टर जा रही हैं। भूमि कहती है, हाँ। प्रीति भूमि का हाथ पकड़कर उसे चिपकते हुए कहती है, आप मुझे कभी भी अपना हेडक्वार्टर दिखाने नहीं ले गई, क्या मैं आपके साथ चलूं। अब भूमि उसे और भी ज़्यादा छेड़ते हुए कहती है, घर में खास लोगों के होने के बावजूद तुम इतनी अकेली और बोर महसूस कर रही हो कि तुम्हें मेरे साथ जाना है।
प्रीति कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुरा देती है। तभी भूमि का ध्यान प्रीति की उदास आंखों पर जाता है। उसकी रोई हुई आंखों और बिना सोई हुई आंखों में फर्क भूमि अच्छी तरह से पहचान सकती थी। उसे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि दोनों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है। इसलिए भूमि प्रीति को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है, ताकि प्रीति को मामले को सुलझाने के लिए सोचने का कुछ वक्त मिल जाए। साथ में जगह बदलने से मूड भी बदल जाए। भूमि कहती है, अच्छा ठीक है, चलो आज तुम्हें मैं हेडक्वार्टर ले चलती हूँ, मारवा ऑफिस। चिराग मेहता वह अच्छी तरह जानता था कि आज रोहित ऑफिस नहीं पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में सभी मीटिंग्स को संभालने की जिम्मेदारी चिराग के कंधों पर होती थी। यदि चिराग चाहता तो वह भी उन सभी कामों को अपने असिस्टेंट को सौंप सकता था। इससे रोहित को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अपने काम के मामले में वह बिल्कुल भी लापरवाह या आलसी नहीं था। शायद यही वजह थी कि वह रोहित मारवा का हर तरीके से खास था। वह जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसका असिस्टेंट कहता है, सर आपके लिए एक बहुत ज़रूरी कॉल है। चिराग पूछता है, किसकी? वह कहता है, आदित्य पाराशर की। वह आपसे बात करना चाहते हैं। चिराग कॉल पिक करता है और आदित्य पाराशर से कहता है, कहिए आदित्य पाराशर जी। इधर से आदित्य पाराशर कहता है, चिराग मेहता कैसे हैं आप? चिराग जवाब देते हुए कहता है, आपने याद किया है इसलिए एकदम बढ़िया हूँ। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदित्य पाराशर कहता है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रोहित मारवा हमसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं या घर पर। दरअसल आदित्य पाराशर इस बात को बेहतर तरीके से जानता था कि मारवा हाउस में भी रोहित मारवा का ऑफिस है। वह चल रही परिस्थितियों को और भी नज़दीक से समझने के लिए इस तरह का सवाल चिराग के सामने दाग देता है। आदित्य पाराशर की इस वाक चतुरता पर चिराग मेहता के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वह काफ़ी प्रभावित होता है और जवाब देते हुए कहता है, आदित्य पाराशर जी, क्या मैं आपको एक बार शाम तक इस बारे में जवाब दे दूं? उसके बाद आप मिलने के लिए कल आ जाइए। वह क्या है ना कि आज रोहित मारवा सर किसी ज़रूरी काम से ऑफिस नहीं आए हैं और अभी मेरी उनसे फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाएगी। चिराग अच्छी तरह जानता था कि अगर वह रोहित को कॉल करेगा तो रोहित ज़रूर उसकी कॉल का आंसर करेगा, लेकिन चिराग उसे बिना किसी ज़रूरी बात के परेशान नहीं करना चाहता था। साथ ही वह अच्छी तरह जानता था कि आज शाम को मीटिंग होना तय है। वह रोहित से सभी ज़रूरी बातें तभी कर लेगा। आदित्य पाराशर हंसते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप शाम तक जवाब दे दीजिए। इसके बाद आदित्य फ़ोन रखते हुए अपने ऑफिस के सामने खड़े हुए सुनील की तरफ देखता है। सुनील झट से पूछता है, उन्होंने क्या कहा सर? आदित्य जवाब देता है, वह शाम तक जवाब देंगे। आदित्य का जवाब मिलते ही सुनील बाहर की ओर चला जाता है और झट से अपना फ़ोन निकालकर मुक्ता को मैसेज कर देता है। मुक्ता ने सुनील को खास हिदायत दी थी कि वह इससे संबंधित कोई भी बात होने पर उसे तुरंत सूचित करें। मुक्ता को पूरी उम्मीद थी कि वह आज अपने नए दोस्तों से मिल पाएगी, लेकिन अफसोस यह मुलाकात आने वाले कल पर टल गई थी। योगराज का बंगला। रात की चढ़ी हुई शराब का असर अब तक न सिर्फ योगराज के सर से उतर चुका था, बल्कि अब उसे और भी नशे में डूब जाने की इच्छा हो रही थी। अपने बंगलों के डाइनिंग हॉल में वह लगातार इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सफ़ेद कुर्ते और पाजामे के साथ उसने अपने गले में सफ़ेद सूती चादर पहनी हुई थी, जिसे मफलर या अंगोछे का नाम दिया जा सकता है। डर के कारण उसके चेहरे का रंग सफ़ेद कपड़ों में एकदम काला दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। भय से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। बीच बीच में एयर कंडीशनर चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती थी और वह उन्हें अंगोछे से पोंछ लेता था। वहीं सामने ही एक और गजेंद्र पाल कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर बाबूराव भी यहीं मौजूद था। वह योगेश के योगराज के दूसरी ओर सोफे पर बैठा हुआ था। तभी गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी, इस तरह कब तक इधर से उधर चक्कर लगाएंगे? बहुत देर हो चुकी है, अब आप थक गए होंगे, अब बैठ भी जाइए। यह सुनते ही योगराज अपनी जगह पर रुक जाता है और अपने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ को मुक्का बनाकर मारते हुए गजेंद्र पाल की तरफ देखते हुए कहता है, कैसे? तुम मुझे बताओ, मैं चैन से कैसे बैठ जाऊं? तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हमें कुएं में गिरने से बचा लिया, लेकिन अब हमारे लिए जो खाई तैयार हो गई है
उससे हमें कौन बचाएगा? दरअसल योगराज के कहने का तात्पर्य था कि उसके नींद में होने के बावजूद लच्छो नाम की मुसीबत से वह सभी सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि गजेंद्र पाल ने समझदारी से काम लिया था और वहां जाकर लच्छो के कहे अनुसार सभी कामों को समय पर पूरा कर दिया। लेकिन अब उससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि रोहित मारवा के लिए यह जानना कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस पूरी घटना के बीच में एक कड़ी योगराज भी था, जबकि इसमें योगराज का कोई हाथ नहीं था। उसके बाद भी विविध काय के योगराज के गोदाम पर रुकने के कारण वह बिना वजह ही फंदे में फंस चुका था। योगराज अच्छी तरह जानता था कि लच्छो उनके हाथ कभी नहीं आएगी, लेकिन वह स्वयं समुद्र की गहराई में छुपकर भी अपनी जान नहीं बचा सकता था और ना ही उसे आसमान की ऊंचाइयां खुद में पनाह देकर रोहित मारवा के हाथों मौत से बचा सकती थी। अब तक जितनी भी बार रोहित मारवा के सामने योगराज का नाम एक दुश्मन के रूप में जाहिर हुआ था, उसमें से एक भी बार वह कारनामा योगराज का खुद का प्लान किया हुआ नहीं था। हर बार उसकी संचालक माँ साहब या फिर उनके आदेश होते थे। अब तक जो कुछ भी हुआ वह मारवा हाउस के बाहर हुआ था, लेकिन इस बार की घटना मारवा हाउस के अंदर घटी थी। रोहित मारवा के घर के अंदर घुसने की सजा वह अच्छी तरह से जानता था। जब विविध काय जैसे रोबोट का नामो निशान तक मिटा दिया गया था, तो योगराज कौन सी बड़ी तोप था जिसका शोर भी किसी को सुनाई दे पाता। एक बार फिर से अपनी बात को कहने के बाद घबराते हुए योगराज से इधर तेज कदमों से अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ से उल्टे हाथ की थप्पी देते हुए घूमने लगता है। अब उसे इस तरह परेशान देखकर बाबूराव भी चिंतित हो उठता है। उसके मन को शांत करने के लिए अब बाबूराव कहता है, भैया जी आप चिंता मत कीजिए, माँ साहब ने आपकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ विशेष अवश्य ही सोचा होगा। वह आपका कितना ख्याल रखती हैं, यह इसी बात से स्पष्ट है कि हमें उनके पास से आपके पास खास आपकी सुरक्षा के बंदोबस्त करने के लिए भेजा है।